हेलो गाइस एंड वेलकम टू एनडी बडीज वंस अगेन। ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज 7 आ चुकी है और आपका एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, एफकेट एग्जाम सब बहुत इजीली क्रैक होने वाले हैं, क्योंकि आज जिस टाइप के मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं और मैंने इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड किया इन्हें सर्च करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से। तो आज की जो क्वेश्चन की टाइपोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप इन द नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी बार्ले, ऑप्शन डी रागी। सो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल भले ही ईजी है बट ये बेसिक्स पे फोकस कर रहा है। तो आज की आपके जो पूरे क्वेश्चंस होंगे वो सारे मेनली बेसिक्स पे फोकस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की क्लास और आज की जो सारे क्वेश्चंस हैं आप अच्छी तरह से करें, आपका बहुत इसमें फ़ायदा होगा। ओके, सो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इन्होंने राबी और आपकी जो खरीफ क्रॉप्स हैं उसके बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं राबी क्रॉप इनमें से आपकी कौन सी है जो मेनली नॉर्दर्न स्टेट्स इंडिया के वहाँ पर पाई जाती है। राइस, बाजरा, बार्ले, रागी। तो मैंने आप यहाँ पे आंसर में देख सकते हैं ऑप्शन तो सी सबको पता है। ओके, बार्ले होगी, राइस, बाजरा, रागी ये सारी आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो बट इसमें बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन क्रॉप्स के बारे में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राबी क्रॉप्स को आप क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे फोकस कीजिए, ये सारी चीज़ें मैं मार्क कर रही हूँ। ओके, तो राबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं और ये आपके अक्टूबर से नवंबर का जो ये पीरियड होता है तब उगाई जाती हैं और हार्वेस्ट होती है मार्च में। राबी क्रॉप्स इन नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसके मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी डाल रखे हैं आपके बार्ले, व्हीट, ओट्स, ग्राम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। ओके, ये सारे आपके और एग्जांपल्स हैं राबी क्रॉप्स के। देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में भी मैंने डाला आपका मस्टर्ड, चिकपी, आमंड, ब्रोकली, ओट्स, व्हीट, ये सारे आपके राबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। ओके फाइन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और इसमें आपने काफ़ी इंफॉर्मेशन गेन कर लिया अबाउट राबी क्रॉप्स। सो आई होप ये आपको क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द रिवर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ। तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में जो रिवर्स है उनका बेसिकली यहाँ पे पैटर्न पूछा गया है। इज इट पैरेलल पैटर्न, रेडियल पैटर्न, बार्ब्ड पैटर्न और ट्रेलिस पैटर्न। तो वहाँ के जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में जो रिवर्स हैं उनका पैटर्न आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो और वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पैटर्न्स दे रखे हैं और पिक्चर में भी देख सकते हैं मैंने और भी एक्स्ट्रा पैटर्न्स डाले हैं जिससे आपको नॉलेज हो जाए कि आपका डेंड्रिक, पैरेलल, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, रेडियल, एंगुलर एंड ये सारे जो है आपके पैटर्न का रफ आइडिया हो जाए कि ये दिखते कैसे हैं। ओके, रफ प्लान के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली है, आप इसे प्लीज़ ध्यान से देखें। ओके, सो हम क्वेश्चंस पे आते हैं वापस। नॉर्थ वेस्ट यूरोप की जो रिवर्स है उसका आपका सी, बार्ब्ड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। बार्ब्ड पैटर्न होता है आपका, तो ये आपको ये याद रखना। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए इतना बड़ा मैंने आंसर इसीलिए डाला है क्योंकि हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप सारी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन कर सके। ओके, बिकॉज एमसीक्यूज में वी ऑल नो कि करेक्ट आंसर हम आपको बता देंगे, बट वाई नॉट अदर ऑप्शंस, उनके भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना ज़रूरी हो जाता है बिकॉज ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं आप, बाकी एनडीए की और सारे एग्जाम्स के लिए बाकी चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया हमारा बार्ब्ड पैटर्न ऑफ ड्रेनेज और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल पैटर्न, रेडियल पैटर्न, ये सब आपको पता होने चाहिए। फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following ocean currents is a cold current? तो इनमें से cold current वाली ड्रिफ्ट या करंट कौन सा है? ऑप्शन ए साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी मोजाम्बिक करंट, ऑप्शन सी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ऑप्शन डी कैरेबियन करंट। सो ऑप्शन ए यहाँ पे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। वाई? बिकॉज वी ऑल नो कि ओशन करंट्स ऑफ कोर्स हम समझते क्या होते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है कोल्ड करंट कौन सा है। तो कोल्ड करंट वर्ड देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था दैट वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ओके, सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर। साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट को कोल्ड करंट भी बोलते हैं। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग एंड एन ईजी वन। ओके, Pradeep Port is
लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर, कौन सी रिवर के ऊपर आपका प्रदीप पोर्ट लोकेटेड है। ये पोर्ट वाला तो आपको पहले ही पीडीएफ हमने पहले भी सीरीज में पढ़ा है, सारे पोर्ट्स की नॉलेज है हमें। ये तो पता था कि दैट इट लाइज इन योर ओके, यहाँ पे उड़ीसा में प्रदीप पोर्ट लाई करता है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पिक्चर पे मैंने प्रदीप पोर्ट की लोकेशन यहाँ पर मार्क कर रखी है, देख रहे हैं। ओके सो अब ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि जो महानदी रिवर है, महानदी रिवर का कुछ ऐसा कोर्स होता है और जाके वो बे ऑफ बंगाल में चल जाती है। ओके तो महानदी रिवर के ऊपर आपका प्रदीप पोर्ट लाई करता है। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी होगा। ओके महानदी रिवर, फाइन। चलो ये भी क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन इज which one of the following hypothesis theory, जो भी बोले आप, explains the origin of universe। so basically आप लोगों को origin of universe के बारे में जब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा था तो I thought आंसर वुड बी बिग बैंग थ्योरी, बिकॉज मुझे बिग बैंग थ्योरी के बारे में ज़्यादा पता था अबाउट रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओके बट यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत है इस क्वेश्चन में, नेबुलर, बाइनरी, बिग बैंग और प्लैनेटेस्टिमल, इन हाइपोथेसिस और थ्योरी के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देखिए, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस आपकी मेनली क्या बताती है, कहती है कि ये आपको प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स आपके इसका मानना था प्लांट्स आपके जो एक नेबुला यानी कि आपका क्लाउड, नेबुला ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट, इससे आपके जो है प्लांट्स की आपकी ओरिजिन हुई है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस आपके यूनिवर्स के बारे में नहीं, मेनली ज़्यादा फोकस उनका वेजिटेशन और प्लांट एरिया में था। ठीक है तो ये तो आंसर नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका बाइनरी थ्योरी, एक्सप्लेन्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपेनियन स्टार ऑफ द सन। ओके तो नेबुलर हाइपोथेसिस में आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे आप रिलेट करें, इधर यहाँ पे आप मार्किंग में ध्यान दीजिए। अब आप ये रिलेट करना है आपको कि प्लांट्स और यूनिवर्स डायरेक्टली यहाँ पे रिलेटेड दिख रहे हैं, बिकॉज प्लांट्स का जब फॉर्मेशन हुआ तब जाके आपका यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। सो इनडायरेक्टली नेबुलर हाइपोथेसिस ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी सारी मैंने यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रखा है सारी कीवर्ड, जिससे आपको सारी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। बाइनरी थ्योरी क्या बोलती है आपकी, कंपेनियन स्टार सन के बारे में। बिग बैंग थ्योरी बोलती है एक टाइनी बॉल था जो एक्सप्लोड हुआ, जिसकी वजह से जो बॉडीज़ हैं बाकी यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके सो ये एक इमेजिनरी थ्योरी थी। फिर यहाँ पे है प्लांटेस्टिमल हाइपोथेसिस, उसका भी कहना कुछ ऐसा ही था कि दैट प्रोटो प्लानिटरी डिस्क होती है जो एक नेबुला टाइप के मटेरियल से बनती है, उससे आपका ओरिजिन हुआ। सो सारी थ्योरी कुछ ना कुछ यूनिवर्स रिलेटेड बता रही है, बट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ये नेबुलर हाइपोथेसिस ही लग रही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए नेबुलर हाइपोथेसिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. It says, which one of the following land territories of Indonesia is not touched by the equator? Okay, again the not word is here. आपको बताना है कौन सी है यहाँ पे लैंड टेरिटरी जो आपके इक्वेटर से टच नहीं होती है। ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी सुलावेसी, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी कलिमंतन। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए कि साउथ ऑफ द इक्वेटर के जो एरिया हैं आसपास, वहाँ पे कौन कौन सी आपकी टेरिटरीज लाई करती हैं। सो ऑप्शन सी जावा, इट सेज ओके जावा होगा, और यहाँ पे इन्होंने पूरा इसका लोकेशन बता रखा है 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इन अ वेस्ट टू ईस्ट ओरिएंटेशन। ओके, और ये आपकी टच्ड नहीं है इक्वेटर से, जावा। ओके क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 says, which one of the following sedimentary rocks is organically formed? Sedimentary rocks सबको पता है कि आपके फॉसिल फ्यूल्स, रॉक्स और ऐसे सारे जो भी मटेरियल हैं वो एक तरह से इस तरह से लेयर बाय लेयर्स बना देते हैं। ठीक है, सालों दर साल, मतलब इनको काफ़ी लंबा टाइम लगता है। अब ज़्यादातर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बीनेथ योर रिवर, आपके रिवर के नीचे जो लेयर्स बन जाती हैं और ऐसे लेयर बाय लेयर करके वो एक तरह का रॉक बना देती हैं। आप कभी अगर सेडिमेंट्री रॉक्स देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे उसमें इस तरह की लेयर्स दिखती है, लाइन बाय लेयर्स होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होती है।
शेल, चर्ट, हेलाइट या चॉक। ठीक है, तो चॉक इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि आपको पता होने चाहिए कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, ये चॉक किससे बनती है? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक कोरल्स एंड शेलफिश एंड वेजिटेटिव रिमेन्स लाइक फॉरेस्ट एंड स्वैम्प। तो इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ क्या ही हो सकती है? सारे डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आपकी जो वेजिटेशन से इंक्लूड होके ऑप्शन डी चॉक एक सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ठीक है, बाकी सारे भी सेडिमेंट्री रॉक में आते हैं बट वो ऑर्गेनिक नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says according to the Korean climatic classification, according to the Korean climate classification, the letter code CFA denotes. Okay, so Korean climatic classification में आपके कुछ लेटर कोड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि किस तरह का क्लाइमेट है। तो CFA यहाँ पे डिनोट करता है आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पे ऑप्शन तो इसका ये राइट है बी, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये आपका CFA डिनोट करता है। इसके आगे मैं लिख देती हूँ CFA इसे बोलते हैं। देन ऑप्शन ए बोलता है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। यहाँ पे मैंने ये भी दिखाया हुआ, देखिए ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल A एंड स्मॉल f। ठीक है, देन सी इज टुंड्रा क्लाइमेट। टुंड्रा क्लाइमेट कैपिटल E एंड कैपिटल T ये है। देन ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट इज डिनोटेड बाय AW। ठीक है, तो ये आपके सारे कोड्स हो गए। तो आपको ये याद रहने चाहिए, अगले हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे कोई और इसका क्लाइमेट का पूछ ले। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 says, in which one of the following folds in the axial plane found to be virtually horizontal? इसमें से कौन सा axial plane है जो आपका virtually horizontal दिखता है? A isoclinal, ऑप्शन B anticlinal, ऑप्शन C recumbent या ऑप्शन D monoclinal। अब आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन सी है, बट आई होप, मुझे लग रहा है ऑप्शन सी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे सारी पिक्चर्स और सब दिखाया हुआ है जिससे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो ये रिकमेंड फोल्ड होता है आपका एक्सियल प्लेन फाउंड टू बी हॉरिजॉन्टल। जनरली इसके फोल्ड इस तरह से होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये इस तरह का फोल्ड होता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल फोल्ड, कहीं ना कहीं एक तरह से हॉरिजॉन्टली बेंड हो जाते हैं। ठीक है, और सिमेट्री तो यहाँ पे दिखती ही है। एक्चुअली में ये तो आपका ऐसे ग्राफिकल है, बट रियल में आप ऐसे माउंटेन्स को देख रहे हैं, इसमें ऐसे इस तरह के हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह के, ये ऐसे वी करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोल्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो रिकमेंड है आप, रिकमेंड आंसर है आपका जो आपको वर्चुअली हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स दिखाता है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन बट द इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी रामसर कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एनलिस्टेड फ्रॉम इंडिया सो फार। सो नाउ दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो रामसर कन्वेंशन साइट है, उन्होंने 27 रामसर साइट्स को अब तक ऐड किया है। ठीक है, और ये सारी 27 की मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं उन्होंने। दाल लेक, पोंगदम, हारिके वेटलैंड, चिलिका लेक, रामसर कन्वेंशन में ये सारे इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे सारी लिस्ट है, आप एक बार गो थ्रू कीजिए इन लिस्ट से और याद रखिए दैट इट्स आंसर इज ऑप्शन सी 27 कन्वेंशन साइट्स। ओके, सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी भी लगे और इंटरेस्टिंग भी लगे, बट ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो इनका रिवीजन करें और आगे की सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए कि जल्द से जल्द आपको अगली सीरीज़ मिले, अच्छे क्वेश्चंस मिले और आप लगातार आपके ज्योग्राफी की प्रैक्टिस करते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।